नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बार बार किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में बना रहता है। इसकी 32 कंट्रीज हैं और मैं आपको 32 की 32 कंट्री बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर कंप्लीट करवा दूंगी। पर न्यूज में क्यों बना हुआ था पहले उसको समझो। और आपके यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले तो रशिया ने भी विड्रॉ करा है एक ट्रीटी से जिसका नाम है INF ट्रीटी यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। एक रीजन ये, दूसरा रीजन अभी थोड़े ही दिन पहले सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए थे इंडिया चाइना और ब्राजील के ऊपर नाटो ने। तो क्या क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या नाटो के जो चीफ है वो सैंक्शन लगा भी सकते हैं किसी कंट्री के ऊपर या नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री वाला अलायंस था। ठीक है, तो वन बाय वन सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, इसमें आपने जो कोल्ड वॉर एरा के बाद 15 कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ था उनकी कंट्रीज को भी मैं आपको लर्न करवा दूंगी। टोटल 15 कंट्रीज निकल के आई थी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो INF ट्रीटी के बारे में देखते हैं। तो हुआ क्या, रशिया ने जैसे ही INF ट्रीटी से विड्रॉ करा तो क्या रीजन बताया। एक तो नाटो की डर्टी पॉलिटिक्स और दूसरा ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है कि जो रशिया की शोर लाइन है वहां पे इन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय किया है और फिलीपींस में उधर टाइफून मिसाइल्स को डिप्लॉय करवा दिया है। इस वजह से रशिया में कंसर्न बन जाते हैं और इन्होंने विड्रॉ विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द INF ट्रीटी। अब विड्रॉ करने के बाद बात आती है कि ये जो INF ट्रीटी थी ये साइन कब हुई थी। तो आंसर आएगा 1987। अब 1987 की मैंने यहाँ पे बात करी और रशिया तो जाके कब बना था फेडरेशन, आपके 1991 के बाद, कोल्ड वॉर एरा के बाद। तो याद रखना जब कोल्ड वॉर एरा से पहले की बात होती है तो हम सोवियत यूनियन की बात करते हैं और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991। ठीक है, और जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो टोटल बनती हैं 15 कंट्रीज। आपने इसको एक छोटे से निमोनिक के साथ भी याद रख लेना है ताकि आपको ये कंट्रीज ना भूलें, इजी रहती हैं टू रिमेम्बर। देखो एल्बम, फोटो एल्बम देखी होगी आपने अपनी बचपन में, तो उसमें जो स्पेलिंग्स होती हैं AL लिखते हो ना आप, यहाँ पे ELL लिखेंगे। ELL के ऊपर सिंगिंग रेवोल्यूशन भी आपने सुना होगा। तो ये ELL ये कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। E से आ जाएगा एस्टोनिया, L से आ गया लातविया, L फॉर लिथुआनिया, B फॉर बेलारूस, U फॉर यूक्रेन, M फॉर मोल्डोवा। ठीक है, और GAA गा से या फिर आग से भी याद रख सकते हो। G से आ जाएगा जॉर्जिया, A से आ गया अर्मेनिया, A से आ गया अजरबैजान। और यहीं पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अजबेकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये तो हुई टोटल 14 कंट्रीज और एक तो आप भूलोगे नहीं वैसे भी, रशिया। अब चलते हैं वापिस से जो ट्रीटी थी INF ट्रीटी 1987 में साइन हो जाती है। एक तरफ सोवियत यूनियन के लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव और दूसरी तरफ थे US के प्रेसिडेंट जिनका नाम है रोनाल्ड रेगन। तो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हो जाती है और इसमें ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि जितनी भी ग्राउंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक या फिर क्रूज मिसाइल्स है उनको हम यूज नहीं करेंगे। और क्या क्या कंडीशंस इंप्लाई करी, शॉर्ट रेंज वाली, मीडियम रेंज वाली, जिनकी रेंज लगभग 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की होगी। तो एक लिमिट लगा दी साथ में ताकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर कभी भी ऐसा न्यूक्लियर वॉर वाला कंडीशन ना बने। तो ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होती है। अब मिसाइल और रॉकेट में क्या डिफरेंस होता है। रॉकेट जब आप यूज करोगे स्पेस में जाने के लिए तो एक ह्यूमैनिटी के पर्पज से होगा, लाइफ को आप अंडरस्टैंड करोगे, आपकी क्यूरियोसिटी होगी, साइंस स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप इंकरेजमेंट दोगे ताकि और ज्यादा यूथ वहां पे आए, मतलब भले के लिए उसको यूज करा जाता है। पर मिसाइल जो होता है हमेशा इसको हम नेगेटिव नोशन पे यूज करते हैं या फिर डराने के लिए यूज करते हैं, डिटरेंस के पर्पज से यूज करते हैं कि हमारे पास भी मिसाइल्स हैं। तो इसमें वॉर हेड होता है, एम्यूनिशन होता है, गोला बारूद होता है। अब हुआ क्या, बैलिस्टिक की मिसाइल की जब बात करी जाए, अब देखो INF में क्या बोला, ग्राउंड लॉन्च्ड, मतलब जो ग्राउंड से लॉन्च हो, कौन से वाली, न्यूक्लियर, जिसके अंदर वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर, डिजास्टर्स हो सकता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी आप सभी को पता है, उसको भी करवाऊंगी भी पर सेपरेट टॉपिक है वो। और न्यूक्लियर भी कौन से, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरे हैं क्रूज मिसाइल। रेंज कितनी बता दी, 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक की। और इसके साथ शॉर्ट रेंज और मिड रेंज वाली कैटेगरी आ जाएगी। पर ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जब आप इसको ग्राउंड से लॉन्च करेंगे तो ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते करते स्पेस की तरफ जाएगी। एटमॉस्फेयर के लिए एक और टर्म यहाँ पे यूज होती है जिसे कहते हैं एंडोस्फेयर। अब जैसे ही एंडोस्फेयर को क्रॉस करके जाएगी स्पेस में तो इसको बोलेंगे एक्सोस्फेयर। अब दोबारा से यहाँ से मूव करते करते वापस आएगी एंडोस्फेयर में, मतलब इसकी होगी री एंट्री
आपको एक टेक्नोलॉजी करवाई थी मैंने, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। तो खैर वो आप मुझे बताना, मैंने करवा दी हुई है आपको, 2-3 बार करवा दी है। उसके बाद ये जाके किसको हिट करेगा? टारगेट को हिट करेगा। ये तो बैलिस्टिक मिसाइल का मोशन था कि कैसे ये अपने टारगेट को हिट करता है। और ये जो पाथवे बना पूरा का पूरा, तो फिजिक्स में आपने देखा होगा ट्रैजेक्टरी एक वर्ड आता है, तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई। एंड दूसरा क्या रहेगा? नीचे क्रूज मिसाइल। ये मान लो अर्थ है अगेन, तो आपने इसको भी कहां से लॉन्च करना है? ग्राउंड से। तो ये बिल्कुल पैरेलल ऑफ अर्थ चलेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। ऐसा ट्रैजेक्टरी नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे पहाड़ी वगैरह आ सकती है तो अपनी मैनूवरिंग शो करेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ को तो फ्यू किलोमीटर्स तक ये मिसाइल्स जा सकती हैं। तो अगर आपको दूर तक अटैक करना है तो उसके लिए आपको बैलिस्टिक मिसाइल यूज करनी पड़ती है, और अगर नजदीक का अटैक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे आप क्रूज मिसाइल यूज कर लेते हो। मैनूवरिंग जैसी टेक्टिक्स अब इन मिसाइल्स के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। अब आते हैं सबसे पहले कि ये जो न्यूक्लियर ट्रिटीज होती हैं इनको क्यों बनाया जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपने कुछ ट्रिटी सुनी होंगी, जैसे एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, एनपीटी। इसमें क्या हुआ था? ये 1968 में आती है और इम्प्लीमेंटेशन इसकी एक्चुअल में 1970 में हुई थी। देखो कुछ कंट्रीज थी जैसे यूएस ने क्या किया था? बॉम्ब फोड़ दिए हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है, 6 ऑफ अगस्त, और दूसरी तरफ था 9 ऑफ अगस्त। अभी उसी टाइम जोन में हम चल रहे हैं। और बॉम्ब टेस्टिंग कर ली खुद की। उसके बाद अगली जो कंट्री थी वो आपका सोवियत यूनियन था, इन्होंने भी टेस्टिंग कर ली। देन सोवियत यूनियन के बाद नेक्स्ट जो कंट्री आई थी दैट वाज यूके, फिर फ्रांस था, चाइना था। इन सब ने ना अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिए थे। फिर 1968 में एक ट्रीटी लेके आए जिसको एनपीटी का नाम दे दिया। अब बोलने लगे कि अब हमें पीस एस्टेब्लिश करना है। फिर तो इंडिया के नेहरू जी भी बोल रहे थे कि हमको पीस एस्टेब्लिश करना है और ये जो न्यूक्लियर वेपन है इनको छोड़ दिया जाए, डिसआर्म कर दिया जाए। फिर तो उनको भी ब्लेम करना नहीं बनता, राइट? क्योंकि ये 1968 में ये लोग भी तो यही बात कर रहे थे, शांति शांति, पीस की बात कर रहे हैं। ओपेनहाइमर की स्टोरी भी अभी बताऊंगी आपको, ये मानहट्टन में क्या क्या चीजें हुई थी वो सब बताती हूँ, पर उससे पहले ये स्टोरी समझो। तो 1968 में एनपीटी जैसे आता है, इंडिया के पास ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है, इंडिया ने कर दिया मना। नहीं, अपने को तो नहीं करना इसमें सिग्नेचर, क्योंकि हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले थे। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कोड नेम था, पोखरन 1 भी जिसे कहा जाता है, हमने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा। उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, तो इसी वजह से हमने थोड़ा वेट किया और 1998 में दोबारा से पोखरन 2 होता है। तो अब की बार क्या हुआ था? इस बार हम सक्सेसफुल थे, न्यूक्लियर वेपन बन गए। पर इसी बीच क्या हो रहा था? यूएस वाले बार बार सैंक्शन लगा देते थे कि अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करने हैं। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो टोटल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कितनी आपको मिल जाएंगी? तो आंसर होगा 9। 9 में 5 तो यही कंट्रीज आ चुकी हैं। और बाकी कौन कौन है? एक तो इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान है। इवन जब एनपीटी इंडिया ने साइन करा था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, तो पाकिस्तान ने यही देखा था इंडिया वालों ने भी नहीं करा इसको साइन, हम भी नहीं करेंगे, तो कॉपी कर ली थी सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मतलब इनको भी पता था कि हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, इन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने थे। नेक्स्ट आ गया इसराइल, और इसराइल के अलावा नॉर्थ कोरिया। तो ये 9 कंट्रीज आ जाती हैं आज के टाइम पे जिनके पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ने एनपीटी को साइन करा, अराउंड 190 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर बने, और उन्होंने बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया एनपीटी के बारे में। दूसरी एक आई सॉट, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सॉट भी जिसे बोलते हैं। तो 2002 में जो यूएस और रशिया का बायलेटरल एग्रीमेंट होता है लिमिटिंग द स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कि जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड है उनको हमने लिमिट करना है। तो लिमिट तो बहुत लंबे अरसे से करते आ रहे हैं और यूज सारे कर रहे हैं। आज के टाइम पे टैक्टिक्स बदल चुके हैं, आजकल छोटे छोटे वेपन्स बनाए जाते हैं और उनका प्रिसीजन के तरीके से यूज किया जाता है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिलता है। देन सॉर्ट का ही अगला फॉर्म था न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट, जो आया था 2010 में आया। अगेन ये भी बायलेटरल एक एग्रीमेंट था यूएस और रशिया के बीच में, और इसमें भी क्या बोला कि जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स है उनको हमने रिड्यूस करना है। वैसे एक ट्रीटी आई 2017 में, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसको बोला, ये यूनाइटेड नेशन ने 2017 में इसको अडॉप्ट करा और प्रोहिबिट करता है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटी नहीं करी जाएगी, उसके ऊपर रोक लगाता है। तो ये तो कुछ ट्रीटीज थी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सीटीबीटी आपने सुना होगा। तो सीटीबीटी 1996 में आई थी और इससे भी रशिया ने साइन कर दिया था इसको, बाकी यूएस, इंडिया उन्होंने नहीं करा था साइन, और 2023 में जाके रशिया ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था जो सीटीबीटी आई थी आपकी। एंड नेक्स्ट, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? अब ट्राई किया जाता है इन ट्रीटीज के जरिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका यूज ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रेकडाउन ऑफ आर्म कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो एक तो ट्रस्ट जो बिल्डिंग हुई होती है मल्टीपल ट्रीटीज के जरिए,
उसमें मिसट्रस्ट पैदा होता है कि आपने पहले मना की थी और खुद आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर। बहुत सारी पावर्स ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज़ कर लिया है और जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो आज भी बोलती हैं कि हम एनपीटी को ही फॉलो करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ही फॉलो करेंगे और अपने नए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। रिटर्न टू कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, तो अगर ये ट्रीटीज ऐसे ही कोलैप्स करती रही तो ऐसे ना हो दोबारा से पोलैरिटी वाले वर्ल्ड बने, बाइपोलर, मोनोपोलर या मल्टीपोलर टर्म्स जिनके लिए यूज करते हो। बाइपोलर कोल्ड वॉर के टाइम पे इसलिए बोलते थे बाइपोलर क्योंकि दो जुट बन गए थे, यूएस था और उनके अलाइज और दूसरी तरफ यूएसएसआर था और इनके अलाइज, तो मतलब फ्रेंड्स बनाए हुए थे, तो इस वजह से। और सिक्योरिटी रिस्क भी हमेशा बढ़ता रहेगा। ऐसे वेपन जो होते हैं इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता टारगेट को हिट करने में और वो ऊपर से इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाता कई बार और अपने टारगेट को प्रिसीजन के साथ अटैक कर देता है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट ट्रीटीज लाई जाती हैं। अब दूसरी बार नाटो कब न्यूज में था, जब इन्होंने बोला कि हम सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर और ब्राजील के ऊपर। फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क रेज करा गया था फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल कि क्या नाटो यहाँ पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सैंक्शन एक तरह, देखो यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड यूज करा हुआ है, तो सबसे पहले तो सैंक्शन है। मान लो यूएस ने डायरेक्टली बोला इंडिया को कि हमने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए, तो सिर्फ इससे कौन इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया इम्पैक्ट होगा अनटिल और अनलेस यूएस को कोई चीज की जरूरत ना पड़े तब तक। दूसरा वर्ड यहाँ पे आपने देखा विच इज सेकेंडरी सैंक्शन। अब जो सेकेंडरी सैंक्शन है यहाँ पे किसने बोला, नाटो के जो चीफ है रूटे, उन्होंने बोला। सेकेंडरी सैंक्शन किस पे लगाए, इंडिया, चाइना और ब्राजील। क्यों लगाए, क्योंकि ये रशिया के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मतलब रशिया को इम्पैक्ट करवाने के लिए बीच वाली जो ट्रांजिशन कंट्रीज थी उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब सबसे पहले तो जो ये नाटो की अथॉरिटी है ये इम्पोज होती है पॉलिटिकल लेवल पे और दूसरा मिलिट्री लेवल पे। यहाँ पे इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है और ये सैंक्शन जो है इसकी पावर भी नाटो को नहीं अलॉट करी गई है। तो नाटो फिर से न्यूज में बना। डबल स्टैंडर्ड दिखाता है नाटो कई बार यूरोपियन यूनियन के साथ। क्यों डबल स्टैंडर्ड कैसे दिखाए, खुद तो ये नेचुरल गैस परचेज करते हैं फ्रॉम रशिया, उतना हम ऑयल नहीं परचेज करते फ्रॉम रशिया जितना ये लोग नेचुरल गैस ही एक दिन में इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी कंट्रीज के अंदर। और ये जो टैरिफ्स होते हैं जस्ट डराने के लिए होते हैं दूसरी कंट्रीज को कि देखो तुम्हारा ट्रेड जो है वो इम्पैक्ट होगा। पर यहाँ पे आपने देखा कि ये जो नाटो है ये बार बार ग्रुप में आता है। अब जो नाटो की कंट्रीज हैं उनको मैं बताऊंगी पर थोड़ी देर के बाद, मतलब जो दूसरा लेक्चर होगा उसके अंदर।